हेलो एवरीवन। आज साइंस में जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका ब्लड यानी खून से रिलेटेड। देखिए ये टॉपिक ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी की स्टडी एक इस वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ब्लड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो के अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे मेन क्वेश्चन आइए कवर करते हैं। ब्लड से रिलेटेड सबसे पहला पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ब्लड की खोज किसने की थी, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो खोज से रिलेटेड तीन चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। ब्लड सर्कुलेशन यानी जो पूरे शरीर में खून कैसे घूमता है, ब्लड ग्रुप जो अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, 8 ब्लड ग्रुप हैं ए बी और ओ, और फिर इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आते हैं, और फिर RH फैक्टर ये चीज़ क्या है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड पूछा जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी विलियम हार्वे, एक साइंटिस्ट थे। विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने 1628 में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे। कार्ल लैंडस्टीनर। या 1901 में इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ब्लड सर्कुलेशन की खोज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना किसी का भी ब्लड ग्रुप है, ये डिपेंड करता है आपके RH फैक्टर पर। RH फैक्टर अगर है बॉडी में, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है, अगर किसी की बॉडी में है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और जिसकी बॉडी में ये नहीं होता उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। तो RH फैक्टर की खोज किसने की है, 2 साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर के साथ। तो एक तो लैंडस्टीनर थे और एक इनके साथी थे वीनर। तो इन दोनों ने मिलके एक रीसस नाम का बंदर था, रीसस नामक का बंदर था, तो इसलिए उसको नाम दे दिया RH फैक्टर। तो रीसस नामक बंदर पे खोज हुई थी, RHESUS। तो उस बंदर पे खोज की थी इन्होंने, तो इसलिए RH फैक्टर नाम दे दिया गया। तो जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कब होगा, जिसकी बॉडी में RH प्रोटीन मौजूद होगा, और नेगेटिव कब होगा, अगर ये मौजूद नहीं होगा। तो ये खोज से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि खून को गाढ़ा करने के लिए या पतला करने के लिए क्या चीज जरूर होती है। तो सबका पता है कि खून का गाढ़ा होना यानी ब्लड क्लॉटिंग होना। तो ब्लड क्लॉट करना किस वजह से होता है, कौन सा प्रोटीन जरूरी होता है, फाइब्रिनोजेन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की वजह से खून गाढ़ा होता है, कैल्शियम की वजह से खून गाढ़ा होता है, और विटामिन K की वजह से खून गाढ़ा होता है। ये तीनों पॉइंट आपने याद रखना है। प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजेन, विटामिन की बात करें तो विटामिन K, और खनिज लवण की बात करें तो वो है आपका कैल्शियम। अब पतला किस वजह से होता है, तो हेपारिन। हेपारिन प्रोटीन की वजह से या विटामिन C की वजह से खून पतला होता है। अब इस चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जो आइडियल लेवल है ब्लड का, हीमोग्लोबिन का, वो कितना होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आइए नेक्स्ट स्टडी इसी से रिलेटेड है हमारी, कि जो खून का लाल रंग है वो किस वजह से होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो अगर इसको हम तोड़ते हैं तो हीम प्लस में ग्लोबिन, ये 2 शब्द हीमोग्लोबिन को अगर ब्रेक करोगे तो हीम प्लस में ग्लोबिन। हीम का मतलब आयरन, तो 4% तो इसमें आयरन होता है और 96% जो प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4% आयरन और 96% ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, और लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग पूछते हैं कि भाई चेक करना मेरा ब्लड कितना है बॉडी में। ये एक बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्ट है जो लोग पूछते हैं। एक्चुअल में जब कोई लैब वाला, लेबोरेटरी वाला, क्लिनिक लेबोरेटरी वाला आपका टेस्ट करता है तो वो खून चेक नहीं करता, वो चेक करता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि एक मेल में जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो होना चाहिए 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर।
पर डेसीलीटर। डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml पर 100 ml। तो कितना ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए? 14 से 16 एक मेल के अंदर। और यही बात एक फीमेल के लिए करते हैं तो वो होना चाहिए 12 से लेके 14 ग्राम पर डेसीलीटर यानी पर 100 ml। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछा जाएगा वो बनेगा आपका कि ब्लड को स्टोर कितने डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। देखिए ब्लड बैंक की जरूरत पड़ती है, मान लो किसी को चोट लग जाए तो ब्लड लेने हम ब्लड बैंक में जाते हैं, तो स्टोर किया जाता है उसे, तो कितने दिन तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, 42 दिन तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं हम ब्लड को। उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। बट एक पॉइंट इसमें याद रखना है, मान लो किसी को डेंगू हो गया तो प्लेटलेट्स जो होती हैं ब्लड में, 3 मेन चीज होती हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को सिर्फ 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज से रिलेटेड अगर बात करें तो ये 3 मेन पॉइंट आपने याद रखना है। 4 डिग्री पे स्टोर करते हैं उसे, 42 दिन तक ब्लड को स्टोर किया जा सकता है, बट प्लेटलेट को 7 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं। अब मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर मात्रा होती है। 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है एक स्वस्थ आदमी के शरीर में। ये तो थी क्वांटिटी से रिलेटेड। अगर परसेंटेज में बात करें तो जितना भी बॉडी वेट होता है तो बॉडी वेट का 7 से लेके 8% तक ब्लड पाया जाता है। यानी सपोज करो किसी का बॉडी वेट अगर 70 तो 8% के हिसाब से 5 लीटर 600 मिलीलीटर ब्लड होगा उसमें लगभग, अगर 8% के हिसाब से काउंट करते हैं। तो बॉडी वेट के हिसाब से बात करते हैं तो 7 से लेके 8% तक। अगर मात्रा लीटर में बात करते हैं तो 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ आदमी के शरीर में खून होता है। अब आपको पता होगा कि डॉक्टर को इमरजेंसी में कहीं ब्लड की जरूरत पड़ जाती है तो डॉक्टर कहता है कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ेगा या 2 लीटर ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो वो जो यूनिट होती है, 1 यूनिट या 2 यूनिट, तो 1 यूनिट ऑफ ब्लड इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीलीटर। तो 1 यूनिट आपने याद रखना है 450 ml के बराबर होता है, यानी आधा लीटर से थोड़ा सा कम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ब्लड से रिलेटेड अभी तक पूछे गए हैं। अब इनके अलावा आपने क्या याद रखना है? 1-2 चीजें और हैं जो इनके अलावा भी आप याद रख सकते हो। 450 ml होता है हीमोसाइटोमीटर। ये एक डिवाइस का नाम याद रखना है, हीमोसाइटोमीटर। तो हीमोसाइटोमीटर से जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, उनकी संख्या ज्ञात की जाती है। खून के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमोसाइटोलॉजी। या हेमाटोलॉजी भी आप इसको नाम दे सकते हो, हेमाटोलॉजी। खून के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमाटोलॉजी कहा जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनते हैं, ये आपने याद रखने हैं। आइए ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि ये किन किन चीजों से मिलकर बनता है और इसमें होता क्या है। देखिए ब्लड की अगर बात करते हैं तो हमारे शरीर में 4 तरह के ऊतक होते हैं। एक होता है एपिथेलियल, एक होता है नर्वस, एक होता है कनेक्टिव और एक होता है मसल्स टिश्यू। ये क्या है? ये ऊतकों के प्रकार हैं, टिश्यूज। तो 4 तरह के होते हैं, एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव और मसल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एसएससी में पूछा गया, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड है वो किस तरह का ऊतक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक इसे हिंदी में कहा जाएगा, और इंग्लिश में कहेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि लिक्विड होता है, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। और टिश्यू से रिलेटेड एक पॉइंट कभी बात आ जाए तो टिश्यूओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टिश्यूओं का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। 4 तरह के। तो ब्लड है वो कैसा है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, रक्त के कण, ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स भी इनको कहा जाता है, और प्लाज्मा।
देखिए कई बार चोट लग जाती है, हार्ड सरफेस बन जाता है स्किन पे, जिसे लोकल भाषा में खुरंड भी कहा जाता है, और उसके पास से कई बार चिपचिपा पदार्थ या पानी जैसा रंगहीन द्रव निकलता है, तो वही प्लाज्मा होता है। और ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मिला के ये सिर्फ 45% होते हैं ब्लड में, और जो प्लाज्मा है वो 55% होता है। तो प्लाज्मा के कंटेंट से रिलेटेड या ब्लड सेल्स के कंटेंट से रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर करता है, तो दोनों परसेंटेज आपने याद रखनी है। प्लाज्मा छोटा पार्ट है, तो इसलिए सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, 90% तो पानी होता है, 90% होता है पानी। 7 से लेके 9% तक इसमें पाए जाते हैं प्रोटीन, 7 से लेके 9% तक। और प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। एक फाइब्रिनोजन, जो खून का थक्का जमने में हेल्प करता है, फाइब्रिनोजन। एक होता है एल्ब्यूमिन, और एक होता है ग्लोबुलिन। तो 3 प्रोटीन मेन पाए जाते हैं। सबसे पाया जाता है एल्ब्यूमिन, दूसरा पाया जाता है ग्लोबुलिन, और तीसरा पाया जाता है फाइब्रिनोजन। ये लगभग 7% तक पाया जाता है, ये पाया जाता है लगभग आधा परसेंट, सिर्फ 0.5%, 0.3 से 0.5 के बीच में मिलता है, और ये लगभग 2.5% ये पाया जाता है, 2% के लगभग। ग्लोबुलिन प्रोटीन 2% के लगभग पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने इसके बारे में याद रखना है। एल्ब्यूमिन, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, इसके बारे में आपने एक चीज याद रखनी है कि देखिए यूरिन टेस्ट जब हम करवाते हैं तो कौन सा प्रोटीन चेक करता है उसमें, जो लैब टेस्ट वाला होता है, तो यही प्रोटीन ज्यादा चेक करता है। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा यूरिन के थ्रू ज्यादा बाहर आ रही है तो इसका मतलब यूरिन इन्फेक्शन है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में आपने ये पॉइंट याद रखना है। फाइब्रिनोजन आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, खून का थक्का जमने के लिए जरूरी होता है। तो प्लाज्मा के बारे में ये चीज याद रखनी है। अब एक चीज और आती है कि अगर आप इसमें से, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें तो उसे कहा जाता है सीरम। तो सीरम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दे तो जो बाकी का कंटेंट बच जाएगा उसे नाम दिया जाएगा सीरम का। तो इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा के बारे में यही चीज एग्जाम से रिलेटेड है, ये आपने याद रखनी है। अब कॉर्पसल्स यानी कणिकाओं की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इसी पार्ट से बनते हैं, और ये आपने याद रखना है। तो ये 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से रिलेटेड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और तो एक टेबल फॉर्म में हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे कि इस चीज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए रटना नहीं है, समझ के करना है, बिल्कुल इजी वे में आपको। तो समझते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, साइंटिफिक नेम क्या है। आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है, वो है ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीनों साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, भाई तीनों का नाम है तो काम भी होना चाहिए, तो स्पेसिफिक काम क्या होता है। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ऑक्सीजन की सप्लाई करना, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू, जो आरबीसी में एक लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके HbO2, इसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसके थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। तो इसका काम है ऑक्सीजन की सप्लाई करना हमारे शरीर में। नेक्स्ट, ल्यूकोसाइट्स का काम क्या है, रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधकता यानी इम्यूनिटी को बिल्ड करना, रोगों से लड़ने की ताकत देना। तो इसलिए इनको डॉक्टर सेल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सेल किसको कहा जाता है, तो जो आरबीसी होती हैं उनको डॉक्टर सेल का नाम दिया जाता है। प्लेटलेट्स का काम होता है थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग करना। थक्का जमाना यानी ब्लड क्लॉटिंग करना, खून का थक्का जमाना। चोट लग जाती है ताकि खून बाहर ना निकले तो दबाने पे जो थक्का जमता है एक लेयर बन जाती है, तो ये काम होता है प्लेटलेट्स का। संख्या की अगर बात करते हैं
तो ये 50 से 55 लाख पर माइक्रोलीटर ब्लड, एक माइक्रोलीटर ब्लड में ये 50 से 55 लाख माइक्रोलीटर यानी 1 लीटर का लाखवां हिस्सा, यानी सिर्फ एक बूंद में भी लाखों आरबीसी होती हैं, सिर्फ एक बूंद खून में भी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। इनकी संख्या होती है 5000 से लेके 11000 तक, सिर्फ 5000 से लेके 11000 पर माइक्रोलीटर ब्लड, पर माइक्रोलीटर ब्लड। अगर इनके रेशियो की बात करें दोनों का, तो 600:1 का रेशियो होता है। एक बार ये हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो हमारे खून में कितना होता है, तो 600:1 का रेशियो होता है। इनकी बात करें तो इनकी एग्जैक्ट संख्या होती है 1.5 से लेके 4.5 लाख तक, 1.5 से लेके 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर, पर माइक्रोलीटर ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या होती है। जन्म कहाँ पे होता है, तो जन्म देखिए जितने भी हमारे ब्लड सेल्स होती हैं, सपोज करो ये है हमारी हड्डी, बड़ी हड्डी, शरीर में जितनी भी बड़ी हड्डियां, तो बड़ी हड्डियां क्या होती हैं, बीच में से खोखली होती हैं, और उन खोखली जगह पे एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं बोन मैरो। उस लिक्विड को क्या कहा जाता है, बोन मैरो। तो बोन मैरो जो होता है, जो किनारों से होता है वो होता है रेड, और बीच में से होता है येलो। तो जहां से वो रेड होता है, लाल होता है किनारों से, तो वहां बनती हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और बीच में से जो येलो होता है वहां बनती हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि तो जितना भी खून है हमारी हड्डियों में वो कहाँ पे बनता है, बड़ी हड्डियों के बीच में बनता है। तो बोन मैरो वो जगह है जहां पे आरबीसी का निर्माण होता है। तो कहाँ, बोन मैरो, बोन मैरो में। अस्थि मज्जा इसे हिंदी में कहा जाता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है और इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृत्यु कहां पे होती है। आरबीसी से रिलेटेड आपने खासकर याद रखना है। तो एक जगह होती है हमारी बॉडी में जिसे कहते हैं स्प्लीन। ये पेट के साइज में थोड़ी सी एक थैली टाइप में होती है। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक ऑफ अवर बॉडी भी कहते हैं। स्प्लीन हिंदी में कहा जाता है प्लीहा। तो इसको दो निकनेम है इसके, एक तो शरीर का ब्लड बैंक और एक है आरबीसी की कब्रगाह, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी यहीं पे जाके डेथ होती है आरबीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा केंद्रक से रिलेटेड कि केंद्रक किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता। देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता और ना ही केंद्रक पाया जाता है प्लेटलेट्स में। सिर्फ केंद्रक पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ना तो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता, ना ही प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता। न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। तो इसलिए इनको ट्रू ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ट्रू ब्लड सेल्स, क्योंकि न्यूक्लियस भी होता है इसमें, तो इसलिए ट्रू ब्लड सेल्स किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान रखना है डब्ल्यूबीसी को ट्रू ब्लड सेल्स कहा जाता है। इसमें दो चीज एक्सेप्शन है केंद्रक में। ज्यादातर किसी भी जीव में कि आरबीसी में आपको न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे दो एक्सेप्शन है। एक तो है आपका ऊंट, और एक ऊंट की ही प्रजाति होती है, ऊंट से थोड़ा छोटा जीव होता है लामा, इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि कौन से जीव हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। तो ऊंट और लामा, आपने ये दो पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर साइज की बात करते हैं, देखिए आरबीसी सबसे छोटी होती हैं प्लेटलेट्स, 2 माइक्रोमीटर साइज होता है। सबसे बड़ी होती हैं डब्ल्यूबीसी, इनका साइज होता है 10 माइक्रोमीटर के लगभग, 10 माइक्रोमीटर के लगभग। आरबीसी इन दोनों के बीच में होती हैं, ये होती हैं 6 से लेके 8 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है। याद रखना सिंपल है, यानी 8 और 2 दोनों मिला के 10 बनेंगी। सबसे छोटी प्लेटलेट्स ये 8 काउंट कर सकते हो, और 10 मीटर सबसे बड़ी माइक्रोमीटर
कौन होती हैं? WBC होती हैं हमारी। अब खोज की बात करें, थोड़ा सा एग्जामिनर टफ क्वेश्चन डालना चाहिए तो खोज भी आप याद रख सकते हैं इसकी। RBC की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। 1674 में उन्होंने RBC की खोज कर दी। WBC की अगर बात करते हैं तो दो साइंटिस्ट थे, एंड्राल एंड एडिसन। एंड्राल एंड एडिसन 1842 में इन्होंने WBC की खोज करी थी। गैब्रियल एंड्राल और विलियम एडिसन उनका पूरा नाम था, बट आप एंड्राल और एडिसन से इनको याद रख सकते हैं। और एल्फ्रेड डोन, एल्फ्रेड डोन 1842-43 में ही इसकी खोज की थी इन्होंने, प्लेटलेट्स की। तो RBC, WBC और प्लेटलेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ एक चार्ट के थ्रू, इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। सिर्फ 2 बार आपने वीडियो को प्रॉपरली देखना है और मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका ब्लड से रिलेटेड गलत नहीं होगा। बिल्कुल इजी वे में और कंसंट्रेटेड माइंड के साथ आपने पढ़ना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप you would like this lecture and like and subscribe it.